हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर हमने मुख्य रूप से 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 5 चैप्टर को हमने बहुत डिटेल से बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से कितने मार्किंग का होता है चैप्टर, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं या जिन चैप्टर्स के बारे में आपने नोट्स बनाए हैं, उन प्रत्येक चैप्टर के हर एक टॉपिक को अपना एक सारणीबद्ध करें, एक टेबल बनाए उसको, और पता होना चाहिए आपको कि ये चैप्टर इतने मार्क का है और इन चैप्टर में से इस पार्ट में इतने नंबर का क्वेश्चन पुट होता है। आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस होना चाहिए। एग्जाम के अंदर आने वाले मार्क्स की टेबल होनी चाहिए जो हमारे एनवीरा ऑनलाइन स्कूल या इसके चैनल पर आपको मिल जाएगी, और इसके आधार पर ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के अंदर से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और इसी के लिए हमने जो आपको जो नोट्स बनवाए उसको इम्पोर्टेंट जो बोला जाता है क्लास में पढ़ाते समय या वीडियो के लेक्चर के दौरान, तो उसको आप नोट करते समय भी ये लिखें कि ये इम्पोर्टेंट है, इसका कौन से ईयर के अंदर इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में से ये क्वेश्चन आया है, किसकी संभावना रहती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसी के आधार पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं कि मुख्य रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले, और आपका यही उद्देश्य, यही आपका मोटो रहता है कि मुख्य रूप से जो भी बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पुट होने की जिनकी संभावना ज्यादा होती है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयत्न करें और आपको उसके बारे में बताएं। तो इसी के साथ हमारे पढ़ाने का तरीका वही रहता है। आज हम उसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए आपका लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसका आज पार्ट फर्स्ट है। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लेसन नंबर 6 क्या है? देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पहला पढ़ लिया था चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, उसके अंदर तो हमने मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां होती है, मेथड होते हैं, उसके बारे में देखा था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 है, वो है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण या रस का अवरोध। ठीक है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण यानी कि वाटर अब्सॉर्प्शन एंड एक्शन ऑफ सैप इन प्लांट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है हमसे, हमें इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, कौन से टॉपिक इसके अंदर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का मतलब ये है कि ये चैप्टर हमें ये कह रहा है कि जो पादपों के अंदर जल अवशोषण होता है, जल का एब्जॉर्प्शन होता है या रसारोहण की जो क्रिया होती है, वो किन किन प्लांट के ऑर्गन्स द्वारा होती है, कौन कौन से उसके अंदर हेल्प करते हैं प्लांट के छोटे मोटे ऑर्गन्स, किसके थ्रू या किन की वेज में कौन मीडिएटर होता है, पौधे के अंदर कैसी फैसिलिटीज या हम बात करते जाए मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पादपों के अंदर रसारोहण या जल अवशोषण होता है। तो उसके लिए आपके अंदर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में एक टॉपिक दिया गया है कि जल अवशोषण व पादपों के जल का मार्ग। इसको ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझने के लिए आम भाषा में आपको पता होना चाहिए कि जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग क्या, कि आप सभी अपनी दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि जो भी जिस जगह पर जल इकट्ठा होता है वहां पर पेड़ पौधों के उगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जल है तभी तो नए जीवों की उत्पत्ति संभव होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो क्या होता है कि मुख्य रूप से सभी जो जीवित कोशिकाओं के सभी जो घटक होते हैं उनके लिए सभी जैविक क्रियाएं के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। वो चाहे कोशिकाओं के अंदर होने वाले उपापचयी क्रियाएं हो, प्रतिजैविक क्रियाएं हो, मुख्य रूप से जो भी खनिजों के रूप में हो, चाहे उसके आयंस हो, वो सभी। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जमीन से, मृदा से, या हम बोल सकते हैं भूगर्भ से जल को एब्जॉर्ब करते हैं, जल को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं। ठीक है, किससे? भूगर्भ से प्लांट वाटर को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप सभी को पता है कि बारिश से आने वाला पानी या नदियों झरनों से आने वाला पानी जो भी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि अपवाहित जल कहते हैं, यानी कि बहता हुआ जल, नदियों में बहता हुआ, बारिश से बहकर आया हुआ, ये जब जल इकट्ठा होता है तो इन जलों को भूमि से, जिसे हम बोलते हैं मृदा जल, भूमि के अंदर घुला हुआ जल होता है, तो पौधे के अंदर कुछ न कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो उस जड़ को एब्जॉर्ब करती है या खींचती है और अपने लिए पानी का उपयोग करती है कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए। तो ये दिया गया है कि जल अवशोषण व पादपों में जल के मार्ग क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता है कि पादपों में जाइलम फ्लोएम की संरचना पाई जाती है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, और कुछ केशिकाएं कैपिलरीज पाई जाती है उसके माध्यम से, और कुछ आप सभी को पता है कि ग्रेविटेशनल जो भी
बल लगता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके अगेंस्ट काम करते करके भी पौधे क्या करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मुख्य रूप से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर। अब आपने को ये पता होना चाहिए कि पादपों में जल अवशोषण करने वाले पर्टिकुलर ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे। हमें पता चल गया कि भी पादप है जो जल लेंगे जमीन के अंदर से, यानी कि प्लांट है जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू कुछ न कुछ ऑर्गन्स, और वो वाटर सॉइल से वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये अपने को प्रोसेस पता चल गया। अब अपने को कौन कौन से जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं उसके बारे में देखना है। यानी कि पादपों में जल अवशोषण करने वाले ऑर्गन्स, यानी कि मेन सुटेबल ऑर्गन्स हु हेल्प द प्लांट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बारे में देखना है। तो उससे पहले अपने को जनरल जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि सभी जो शैवाल वगैरह होता है उसके अंदर जल अवशोषण के लिए मुख्य अंग नहीं पाए जाते। हमने पादपों को जो RH विटेकर की पंच जगत प्रणाली थी 11th क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा कवक, फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी जीव जंतु 5 वर्गों में बांटा था। प्लांटी को यानी कि प्लांटी किंगडम को हमने 5 वापस बांटा था, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म। तो शैवालों के अंदर मुख्य प्रकार के कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने बात की थी 11th क्लास में कि ब्रायोफाइटा के अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर राइजोइड्स यानी कि मूलाभास पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल का अवशोषण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण का अंग कौन सा है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन का ऑर्गन्स यानी कि हेल्प करने में मुख्य काम कौन करता है ब्रायोफाइटा के अंदर? वो करता है अपने राइजोइड्स। कौन करते हैं? राइजोइड्स करते हैं। और कुछ निम्न श्रेणी के पादपों के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती है, यानी कि जो लो कैटेगरीज के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल्स पाई जाती है। कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करती है, वाटर का अवशोषण करती है, जल का। और जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, वेल डेवलप्ड और बड़े वृक्ष होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? उन प्लांटों के अंदर वेल डेवलप्ड मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम यानी कि जो उच्च श्रेणी के पादप। अब हम उच्च श्रेणी के पादप किसे कहेंगे? यानी कि जिनके अंदर सभी प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसके अंदर सभी प्रकार के विकसित प्रकार के अंगों के कार्य करने की प्रणाली का तंत्र फिक्स होता है। उस तंत्र के थ्रू वो अपने बॉडी के अंदर यानी कि पादप का जो शरीर होता है उसके अंदर वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहते हैं, बदले हुए यानी कि डिवाइडेड रहते हैं। तना का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, रूट का अलग। तो एक वेल डेवलप्ड की बात करेंगे प्लांट की, यानी कि उच्च स्तर के प्लांट, यानी कि उच्च श्रेणी के यानी कि हायर कैटेगरीज के प्लांट के अंदर एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। उस रूट सिस्टम की हेल्प से उन पादपों के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण की क्रिया होती है और उसके अंदर अंग पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर रूट सिस्टम पाया जाएगा उन प्लांट के अंदर, एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम रहेगा, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि उसके अंदर जो जड़ होती है वो क्या रहेगी? जल का अवशोषण करेगी। यानी कि इन पादपों के अंदर मुख्य रूप से जड़ द्वारा, किसके द्वारा? जड़ द्वारा, रूट्स द्वारा, जड़ों द्वारा क्या किया जाता है? वाटर का अवशोषण यानी कि जल का अवशोषण किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि इन पादपों के अंदर जो जड़ होती है उस जड़ के 2 भाग होते हैं। जो रूट होती है उसके 2 भाग होते हैं, हमने पढ़ा है 11th क्लास में। एक तो रूट का होता है तरुण क्षेत्र, ये हम बोल सकते हैं तरुण क्षेत्र होता है, और एक उसका होता है डेवलप्ड क्षेत्र यानी कि जो उसका परिपक्व क्षेत्र होता है। एक जड़ के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भागों में बटी हुई रहती है। एक भाग तो उसका होता है तरुण क्षेत्र और दूसरा इसका भाग होता है परिपक्व क्षेत्र। क्या भाग होता है? परिपक्व क्षेत्र। 2 भाग होते हैं जड़ के, एक होता है तरुण क्षेत्र, एक होता है परिपक्व क्षेत्र। यह हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा भी है, ठीक है। तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र क्या होता है कि तरुण क्षेत्र की आप बात करोगे तो तरुण क्षेत्र के अंदर ही जल का अवशोषण की क्रियाएं हो सकती है। क्यों? इसका क्या मुख्य कारण है कि आपको पता है कि जड़ के 2 भाग है, एक तो तरुण और एक है परिपक्व। अब मैं किसी भी चीज की बात करूं तो परिपक्व क्षेत्र के अंदर जल का अवशोषण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो परिपक्व क्षेत्र हो जाता है
तो परिपक्व क्षेत्र के अंदर उसकी जो एरिया होता है वो अपारगम्य होता है। हमने इससे पिछले वाले 5th चैप्टर के अंदर पारगम्यता के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि परमिएबिलिटी किस किस टाइप की होती है, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य और अपारगम्य। यानी कि चयनात्मक पारगम्य हम लोग सेलेक्ट करके भेजती है, यानी कि वो विलय को तो भेज देती है लेकिन विलय के कणों को कम भेजती है। फिर थी अर्ध पारगम्य, आधे को भेजती है आधे को नहीं भेजती है, यानी कि उसके अंदर सेलेक्टिव होती है। और एक थी अपारगम्य, जिसके अंदर आपको पता है कि बिल्कुल भी एक मोटी परत बन जाती है। तो यहाँ पर भी जो परिपक्व क्षेत्र होता है जड़ का, वो क्या होता है, अपारगम्य होता है, जिसके अंदर से विलयक या विलय दोनों के अणु आर पार नहीं जा सकते। तो जल के अणु आर पार नहीं जा सकते क्योंकि उसका अंदर काष्ठा भवन और सुमेरीकरण हो जाता है। यानी कि काष्ठा भवन यानी कि हार्डनेस हो जाती है, लकड़ी काष्ठीय होना स्टार्ट हो जाती है, और सुमेरीकरण, सुमेरीन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र क्या हो जाता है, मोटी परतनुमा क्षेत्र में बदल जाता है और इसलिए वो अपारगम्य हो जाता है। परिपक्व क्षेत्र इसी वजह से जल का अवशोषण नहीं कर पाता जड़ वाले क्षेत्र में। तो बाकी कौन बचा, तरुण क्षेत्र। तो आपसे कोई पूछ ले जाए कि जड़ का कौन सा भाग जल अवशोषण करता है, तो जल का तरुण क्षेत्र वाला भाग होता है वो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, कारण परिपक्व क्षेत्र जो दूसरा भाग, उसका कारण अपने को पता है कि वो अपारगम्य हो जाता है काष्ठा भवन और सुमेरीकरण के कारण। अब तरुण क्षेत्र के अंदर जल अवशोषण होता है, तो इस तरुण क्षेत्र को हम 5 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। या तरुण क्षेत्र के मुख्य 5 भाग होते हैं। 5 भाग कौन कौन से, कि तरुण क्षेत्र का एक भाग होता है जिससे पहला भाग होता है रूट केप, जिसे मूल गोप कहते हैं। दूसरा भाग होता है मूल शीर्ष, जिसे हम रूट एपेक्स कहते हैं। तीसरा भाग होता है द्विदलीय वर्धी क्षेत्र, जिसे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। ठीक है, चौथा भाग होता है मूल रोम क्षेत्र, जिसे हम रूट हेयर रीजन कहते हैं। और 5वां भाग होता है परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र, जिसे हम मैच्योरेशन रीजन कहते हैं रूट का। तो इसी प्रकार हम तरुण क्षेत्र, जो जड़ के तरुण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, पादपों में जल अवशोषण। तो प्लांट के अंदर जल अवशोषण तरुण क्षेत्र करता है। तरुण क्षेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे और तरुण क्षेत्र के 5 भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तरुण क्षेत्र का पहला भाग कौन सा था, मूल गोप या रूट केप प्रकार का भाग था। यानी कि एक जड़ के तरुण क्षेत्र का ऐसा भाग जो शीर्ष के ऊपर शीर्षस्थ भाग रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मूल गोप भाग बोलेंगे। और ये शीर्षस्थ भाग मूल का वर्धिकारी शीर्ष भाग होता है। जो वर्धिकारी शीर्ष भाग होता है उसको रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, यानी कि यह प्रोटेक्टेबल होता है, यानी कि कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कौन बनाता है, मूल गोप। रूट केप जो होता है वो पौधे का एक तो शीर्षस्थ भाग होता है, और यह रूट केप मूल का जो वर्धिकारी ग्रोथिंग जो भाग होता है, वर्धिकारी जो शीर्ष होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षात्मक आवरण बनाता है या प्रदान करता है। दूसरा अपना है मूल शीर्ष। क्या है, मूल शीर्ष। मूल शीर्ष क्या होता है, रूट एपेक्स। रूट एपेक्स होता है जड़ का उपांतस्थ क्षेत्र। क्या होता है, सब टर्मिनल क्षेत्र। सब टर्मिनल क्षेत्र जड़ का उपांतस्थ भाग होता है। और यहाँ की कोशिकाएं विभज्योतकी प्रकार की होती है। अब कोशिकाएं विभज्योतकी प्रकार की मतलब कि यहाँ पर क्या है, विभाजन होगा, विभाजनशील प्रकार की होगी। विभज्योतकी मतलब कोशिकाओं विभाजनशील प्रकार की होती, तो इसे बोलते हैं जोन ऑफ डिवाइडेशन। किसे बोलते हैं, रूट एपेक्स क्षेत्र को जोन ऑफ डिवाइडेशन बोलता है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली कोशिकाएं विभज्योतकी प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बनी होती है, जो विभाजनशील होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ डिवाइडेशन। ये मूल का वृद्धि क्षेत्र होता है, ग्रोथिंग एरिया या ग्रोथिंग रीजन होता है। तीसरा जो तरुण क्षेत्र का भाग था, द्विदलीय वर्धी क्षेत्र। ठीक है, द्विदलीय वर्धी क्षेत्र हमने अभी यहाँ पर बात भी की थी। द्विदलीय वर्धी क्षेत्र तरुण क्षेत्र का तीसरा भाग है, यानी कि इलोंगेशन वाला पार्ट। यानी कि ये मूल शीर्ष के ठीक पीछे का भाग होता है, और ये जड़ की लंबाई इन्हीं कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है। तो अपने को अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जड़ की लंबाई निर्भर करती है, तो आप उन्हें क्या बताओगे कि जड़ की लंबाई द्विदलीय वर्धी क्षेत्र की कोशिकाओं की वृद्धि कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार में जड़ के तरुण क्षेत्र की द्विदलीय क्षेत्र यानी कि इलोंगेशन क्षेत्र रीजन की कोशिकाओं में जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे जड़ की लंबाई भी बढ़ेगी। चौथा था अपना रूट हेयर रीजन, मूल रोम वाला क्षेत्र। रूट हेयर क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर हजारों छोटे छोटे सूक्ष्म
मूल रोम पाए जाते हैं और ये जड़ का जल अवशोषण का मुख्य क्षेत्र यही होता है। अपने टॉपिक क्या चल रहा है, पादप में जल अवशोषण करने वाले अंग। तो पादप में जल अवशोषण करने वाले हम बात की थी, जड़ करती है। जड़ का कौन सा भाग, तरुण क्षेत्र। तरुण क्षेत्र का भी कौन सा भाग जल अवशोषण करता है, तो तरुण क्षेत्र का मूल रोम वाला क्षेत्र होता है, वो जड़ का जल अवशोषण का मुख्य भाग होता है। इन्हीं के द्वारा जल का अवशोषण ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और पांचवा और अंतिम भाग होता है किसका, तरुण क्षेत्र का, वो होता है परिपक्वन या मैच्योरेशन वाला या प्रौढ़ क्षेत्र। ये परिपक्व क्षेत्र है तो ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी क्या होती है, इन कोशिकाओं में भी बहुत ही कम मात्रा में, न के बराबर जल का अवशोषण होता है, क्योंकि इसमें भी काष्ठभवन व सुमेलीकरण हो जाने की वजह से जल का अवशोषण में कमी आ जाती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि पादपों में जल अवशोषण करने वाले जो अंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हमने ब्रायोफाइटा की बात की, ब्रायोफाइटा में मूलाभास यानी कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर तो सुविकसित मूल तंत्र होता है, निम्न श्रेणी में कुछ कोशिकाएं ही होती है, और शैवालों में और अन्य छोटे पादपों के अंदर ये इस प्रकार का तंत्र पाया नहीं जाता। जड़ का कौन सा भाग, तरुण क्षेत्र वाला भाग जड़ का जल अवशोषण करता है। तरुण क्षेत्र को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला मूल गोप, दूसरा मूल शिश, तीसरा देदरियवर्ती, चौथा मूल रोम क्षेत्र और पांचवा परिपक्व या प्रौढ़ क्षेत्र। इसे हम बात करें इंग्लिश में ट्रांसलेशन की तो रूट कैप, रूट एपेक्स, रूट इलॉन्गेशन रीजन, रूट हेयर एंड मैच्योरेशन रीजन वाला। इनको हमने पांचों को डिटेल में, पांचों के एक एक पॉइंट समझा। डायरेक्ट आपसे पूछ ले डिटेल में, डीप में, तो जड़ की लंबाई किसके ऊपर निर्भर करती है, तो देदरियवर्ती क्षेत्र पर जल का अवशोषण कौन करता है, मूल रोम क्षेत्र किसकी विभाजनशील कोशिका या जोन ऑफ डिवाइडेशन कहते हैं, तो मूल शिश या रूट अपेक्स को कहते हैं। कवरिंग या प्रोटेक्टिव कौन होता है, रूट कैप होता है। और परिपक्व या प्रौढ़ क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं होती है, तो काष्ठभवन सुमेलीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंगों को पूरा पढ़ा है। इसका एक अच्छा सा छोटा सा डायग्राम भी बुक के अंदर दे रखा होगा, आप उसको देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसका नोट्स बना सकोगे। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य रूप से किस प्रकार अवशोषण, जल अवशोषण होता है पादपों के अंदर। अपना अगला जो टॉपिक है वो है जल अवशोषण की क्रियाविधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में इस बार भी इसका क्वेश्चन आया था। क्या है जल अवशोषण की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि पादपों के अंदर जल का अवशोषण किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे क्रेमर ने 1949 में बताया कि पादपों के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार से जल का अवशोषण हो सकता है। किन किन 2 प्रकार से या 2 विधियों से, तो क्रेमर ने यह कहा कि एक विधि हो सकती है निष्क्रिय और एक होगी सक्रिय। अब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो जल अवशोषण की क्रियाविधियां हैं उनका पर्टिकुलर जो इसका दोनों को डिवाइड करने का एक आधार क्या है, इसका बेस क्या है, किसके आधार पर इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो देखिए कि वैज्ञानिक क्रेमर ने बताया कि 2 प्रकार के जो जल अवशोषण होते हैं, यानी कि पैसिव एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स। तो जो पैसिव यानी कि निष्क्रिय या निश्चेष्ट प्रकार की जो जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है उसमें क्या होता है कि जब जल का अवशोषण कारक यानी कि जल के अवशोषण के जो कारक होते हैं यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं वह वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ आपको पता है कौन सी होती है, पत्तियां जिसके ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जो जल के अवशोषण कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर स्थित हो, यानी कि उनकी वजह से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो। वो मान लीजिए, अभी इसको आप डिटेल में समझेंगे, आप इतना मान लीजिए कि एक एरिया बनाते हैं पर्टिकुलर, यहां पर ऐसा ये 2 पत्तियां हैं, इसके ऊपर वाष्पोत्सर्जी सतह ये दोनों। अब ये क्या कह रहा है कि जल का अवशोषण कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर स्थित हो और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करें। इस प्रकार के जल अवशोषण की क्रियाविधि को निष्क्रिय क्रियाविधि कहेंगे। अब इसको हम अभी डिटेल से समझेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो इसके अंदर जो बल उत्पन्न किया जाता है, फोर्स दिया जाता है, वो बलों की उत्पत्ति वायव्य या प्रभाग द्वारा होती है, जड़ों द्वारा कोई नहीं होती। जड़ का इसमें कार्य गौण रहता है और मुख्य कार्य किसका होता है, वायव्य या प्रभाग का होता है। यानी कि जब जल के अवशोषित कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर यानी कि पत्तियों पर स्थित हो और जड़ की कोशिकाएं केवल और केवल मार्ग का काम करे, ऊपर से उड़ रहा है, ऊपर से बल लगे और अंदर केवल और केवल जल चला जाए या जल का पर अवशोषण होकर जल को मार्ग दिया जाए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है, निष्क्रिय
जल अवशोषण की क्रियाविधि है, यानी कि पैसिव वाटर ऑब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। दूसरी होती है सक्रिय या एक्टिव। अब इसका नाम निष्क्रिय और सक्रिय किसके आधार पर पड़ा है, इसको समझ लीजिए। इनका नाम निष्क्रिय और सक्रिय रूट्स के इंटरफेरेंस की वजह से पड़ा है, यानी कि जल कितना इसके अंदर हस्ताक्षर करती है, हस्तक्षेप करती है, इसके अंदर कितना उसके अंदर भागीदारी करती है। तो देखिए यहाँ पर देखो, एक्टिव का मतलब होता है कि जब जल अवशोषण के कारक जड़ में ही, किसके अंदर, रूट्स के अंदर ही उपस्थित हो और जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय रूप से भाग ले या सक्रिय रूप से भाग लेती हो, इस प्रकार इसे बोला जाता है सक्रिय, यानी कि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है कि अगर रूट एक्टिव रूप से भाग लेगी, जड़ एक्टिव रूप से भाग लेगी जल अवशोषण की क्रिया में, तो उसे बोलेंगे एक्टिव, यानी कि सक्रिय वाला। और जिसके अंदर रूट्स होती है वो एक्टिव रूप से भाग नहीं लेती है, उसके अंदर कोई और ही कारक भाग लेते हैं, तो उसे बोलते हैं निष्क्रिय या पैसिव प्रकार का जल अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, पहली अपनी जल अवशोषण की क्रियाविधि कौन सी है, तो हम पहली लेते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण मैकेनिज्म। क्या लेते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण मैकेनिज्म, यानी कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब इसमें हमने को क्या समझना है, अपने को देखो क्या होती है पैसिव, कि जब जल की जो पौधे की पत्तियां होती है, कौन सी, लीव्स, जड़ की पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो, क्या हो, जड़ की पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है। अब आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होगी, कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में स्थानांतरित होता है। ये आप समझ लीजिए। तो जब पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है तो पौधे की टहनियां, तन्ने आदि के अंदर क्या होता है कि जल की कमी आ जाती है और उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और इसी खिंचाव की वजह से यहां से एक ऋणात्मक बल, यहां से एक ऋणात्मक बल लगता है, नेगेटिव फोर्स लगता है। कहां से, पौधे के वायवीय भागों से। और यह ऋणात्मक बल लगने से अपने आप ही मूल, यानी कि जड़, अपने आप ही मूल, यानी कि जड़ की जो मूल रोम होते हैं, उन मूल रोमों द्वारा मृदा या भूमि से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और यह जल डायरेक्ट कहां पर भेज दिया जाता है, पत्तियों के पास भेज दिया जाता है। तो ये जो जड़ की जो कोशिकाएं हैं, ये जड़ की कोशिकाएं केवल और केवल मार्ग का काम करती है, केवल और केवल रास्ता का काम करती है। इस प्रकार के अवशोषण को निष्क्रिय प्रकार का या पैसिव प्रकार का हम क्या बोलते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई। सभी प्रकार के प्लांट के अंदर 90 से 98% तक जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा प्रकार का होता है, पैसिव प्रकार का या निष्क्रिय प्रकार का होता है। ठीक है, और ये अधिकांश पादपों में सबसे ज्यादा मात्रा में यही किया जाता है। और याद रखना ये होता है अपने दिन में, मुख्यतः ये दिन में होता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होगी, सूर्य के प्रकाश में। तो निष्क्रिय जल अवशोषण समझ में आ गया, यानी कि जब पौधे के वायवीय भागों द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है तो पत्तियों तथा तनों के अंदर जल की कमी होने पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, वहां पर एक ऋणात्मक बल लगता है। उस ऋणात्मक बल या फोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है वो बलों द्वारा जड़ों के अंदर से मूल रोमों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करके डायरेक्ट वहां पर भेज दिया जाता है। इसे बोलते हैं, यानी कि जड़ की कोशिकाएं हैं, जड़ का कोई मुख्य रोल नहीं होता, जड़ का काम केवल गौण रहता है, मुख्य कोई काम नहीं होता, केवल मार्ग प्रदान करती है। बल भी कहां से लगा है, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों या वायवीय भागों द्वारा। यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि बलों की उत्पत्ति भी वायवीय या पूर्व भाग द्वारा होती है, किसके अंदर, निष्क्रिय या पैसिव प्रकार के जल अवशोषण मैकेनिज्म के अंदर। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है अपने सक्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि। क्या होती है, सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। दूसरी मुख्य है अपने सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। पहली कौन सी थी, इसको लिख देते हैं हम, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। पैसिव
वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरी कौन सी है? एक्टिव यानी कि सक्रिय प्रकार की, सक्रिय जल अवशोषण की, सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि, सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। कहने का मतलब है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म या एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट थंबनेल अपने को याद रखना है, वह थंबनेल है कि यह हमेशा रात्रि में होती है। किसके अंदर? रात्रि या नाइट के अंदर इस प्रकार के जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है। ये केवल 2 से 4 मुख्यतः % होती है जल अवशोषण इसके द्वारा किया जाता है। सक्रिय जल अवशोषण क्रिया द्वारा 2 से 4% जल का अवशोषण किया जाता है। अब परिस्थितियां क्या बनती है? देखिए, परिस्थितियां यह बनती है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही हो। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब नहीं होगी? कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, तो रात्रि में। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही हो, मतलब कि पत्तियों और तनों के अंदर वाटर क्या है? फुल भरा है, वाटर की कमी हुई नहीं, तो उस समय मूल यानी कि जड़ के कोशिकाओं द्वारा, जड़ की कोशिकाओं द्वारा एक गुरुत्वीय बल प्रेरित कर जल का अवशोषण किया जाता है मूल रोम द्वारा। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और इससे पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर एनर्जी यानी कि ऊर्जा कौन देती है? ऊर्जा देती है जो मूल की कोशिकाओं के जो अंदर श्वसन क्रिया होने के बाद में रिलीज की गई एटीपी के रूप में ऊर्जा। ठीक है, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये रात्रि के अंदर होती है, तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो हमने जल अवशोषण की क्रियाविधि भी देख ली, मुख्य इनकी परिभाषा ही है मैन। क्रेमर ने 1949 के अंदर ये बताया था कि वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म 2 टाइप्स की हो सकती है, एक होती है पैसिव और एक होगी एक्टिव। पैसिव में क्या होगा कि जल का अवशोषण कारक वाष्पोत्सर्जन पृष्ठ पर यानी कि पत्तियों पर स्थित होगा और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग बनाएगी। उसके बलों की उत्पत्ति भी क्या होगी? बाह्य भागों या परम भागों द्वारा होगी और मूल का कार्य गौण रहेगा। लेकिन सक्रिय प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर जल का अवशोषण कारक जड़ में ही होता है। जड़ के कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती है, बलों की उत्पत्ति भी मूल के अंदर उपस्थित होती है और मुख्य रूप से जड़ भाग लेती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 यानी कि पादप में जल अवशोषण व रसारोहण के पार्ट 1 के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार पादपों के कौन से अंग भाग लेते हैं जल अवशोषण के अंतर्गत और जल अवशोषण की क्रियाविधि कितनी प्रकार की होती है उसको हमने डिटेल में देखा है। अगले वाले पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आप इसी तरह इस चैप्टर को समझते रहिए और अपने नोट्स को कंटिन्यू बनाते रहिए। थैंक यू।